हेलो दोस्तों। आज के इस डिस्कशन में हम एक दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे जो 23 दिसंबर 2025 को आता है और यह जुडिशियल सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगाने का काम करता है। दूसरा, हम एक ऐसे स्टोरी को जानेंगे जो कोई रियल इमेजिनरी स्टोरी नहीं रहती, फिल्मी जगत की स्टोरी नहीं रहती, बल्कि यह काल्पनिक स्टोरी है। तीसरा, हम उस टेक्निकल पॉइंट्स को भी जानेंगे जिसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट उस कुलदीप सिंह सेंगर की लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले सेंटेंस को सस्पेंड करती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। जून 2017 में यूपी के एक उन्नाव जिले में रेप की घटना सामने आती है और यह रेप किसी और का किया हुआ नहीं रहता, बल्कि उस टाइम के बीजेपी के सिटिंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा किया हुआ रहता है। और इस रेप में इस तरह का एलिगेशन रहता है कि वह लड़की काम की तलाश में उस विधायक के घर जाती है, लेकिन विधायक का बुरा नजर उस लड़की पे पड़ता है और उसकी रेप की जाती है। जब 11 जून 2017 तक वह लड़की वापस नहीं आती तो उसके फादर द्वारा एक गुमशुदगी का कंप्लेंट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दिया जाता है। फाइनली 18 तारीख को वह लड़की बरामद होती है और 19 जून 2017 को उस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पे लड़की द्वारा रेप की घटना के बारे में बताई जाती है तथा पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उस विधायक अर्थात कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सिंह सेंगर का नाम नहीं लेने के लिए बाध्य करने वाली भी बातें बताई जाती है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन उस विधायक के अगेंस्ट में किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद उस लड़की की मां कोर्ट को अप्रोच करती है और सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत एफआईआर लॉन्च करने की डिमांड भी करती है और उस एफआईआर में उस विधायक का नाम ऐड करने के लिए भी कहती है। फाइनली कोर्ट ऑर्डर दे देता है, एफआईआर भी लॉन्च हो जाता है, लेकिन उस विधायक का नाम उसमें नहीं डाला जाता। इसके खिलाफ वह लड़की योगी आदित्यनाथ के पास भी जाती है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाती है, लेकिन उसका बात किसी के द्वारा नहीं सुना जाता। जब वह लड़की योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करती है, तब सोशल मीडिया की नजर जाती है और सरकार पे दबाव बढ़ता है और केस सीबीआई के हवाले कर दी जाती है। सीबीआई जांच स्टार्ट करती है तथा प्राइम एफएसआई कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानती है तथा उसका नाम एफआईआर में लॉन्च करने के लिए कहती है। अब एफआईआर भी लॉन्च हो जाता, उस विधायक का नाम भी दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन उसकी अरेस्ट नहीं होती है। इसी बीच यह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के कॉग्निजेंस में जाता है तथा इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लेता है तथा उस विधायक को अरेस्ट करने की ऑर्डर भी देता है। अब विधायक के अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च हो जाता, नाम भी ऐड कर दिया जाता, उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता, लेकिन उसके अगेंस्ट में किसी तरह का कोई ट्रायल नहीं होता। इसी बीच जब वह लड़की अपने चाची और मौसी के साथ तथा साथ साथ अपने एडवोकेट साहब के साथ रायबरेली से घर जा रही होती है तो उसे एक ट्रक के द्वारा कुचल दिया जाता है, जिसमें उसकी चाची और उसकी मौसी का डेथ भी हो जाता है। अब वह लड़की सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है केस के ट्रायल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट उस केस को यूपी में न करा के दिल्ली में ट्रांसफर करती है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उस केस का ट्रायल कराया जाता है। पटियाला हाउस कोर्ट ट्रायल कंप्लीट करने के बाद उस कुलदीप सिंह सेंगर को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा देती है तथा उस विक्टिम के पिता के हत्या के आरोप में 10 साल की सजा सुनाती है और यह सजा उसको सेक्शन 5 ऑफ द पॉक्सो एक्ट के तहत दिया जाता है, जो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है। यह कहता है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट
किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है तो उस पर सेक्शन 5 इम्पोज कराया जाता है। इसके तहत पटियाला हाउस कोर्ट उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे देती है। अब कुलदीप सिंह सेंगर इस जजमेंट को लेकर अपील फाइल करता है दिल्ली हाई कोर्ट 2019 में। 2019 से 2025 तक अर्थात 6 साल में करीब करीब 4 बेंच बदले जाते हैं और यह बेंच का बदलना कभी जज के ट्रांसफर को लेके होता तो कभी जजों द्वारा इस केस को न लेने की बात भी कही जाती है। फाइनली 2025 23 दिसंबर का वह दिन जब दिल्ली हाई कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करती है, इस अपील को एक्सेप्ट करती है तथा उस लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस को सस्पेंड भी करती है। इस सस्पेंशन का टेक्निकल पॉइंट्स कुछ इस तरह है। जैसे पटियाला हाउस कोर्ट उस विधायक को सेक्शन 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देती है, लेकिन इसमें विधायक के वकील का कहना है कि आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत विधायक एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं कहे जाते। सुप्रीम कोर्ट की 2 डिसीजन की बात करेंगे। पहला डिसीजन आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले का है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एमपी एमएलए को विधायक नहीं मानती, लेकिन इसी के अगेंस्ट में एक दूसरा केस आता है, नरसिम्हा राव की जजमेंट आती है जो कि 1999 की जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमपी एमएलए को भी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है और यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में रखा जाता है। लेकिन विधायक के एडवोकेट का कंटेंशन पब्लिक सर्वेंट को लेकर रहता है कि पब्लिक सर्वेंट पॉक्सो और आईपीसी के तहत विधायक को नहीं माना जा सकता। दूसरा, एज वेरिएशन को लेकर, जैसे बोन ओसिफिकेशन टेस्ट के तहत ऐसा नजर आता कि उस लड़की का एज 18 प्लस होता है। तीसरा, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर, लड़की अलग अलग समय पे अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई रहती है, जिसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट आर्टिकल 21 की हवाला देते हुए उस विधायक को के लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस को सस्पेंड करती है। अर्थात उनका कहना, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना होता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उस विधायक के पास भी है और अगर टेक्निकल ग्लिच कुछ हुई है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को है। अगर स्टेट ने इसे फुलफिल नहीं किया तो इसकी सजा उस विधायक को क्यों दी जाए। इस तरह का कुछ कंटेंशन उस विधायक के एडवोकेट का होता है। फाइनली सीबीआई भी रुकने वाली नहीं रहती। सीबीआई इस केस को लेके अपील फाइल करती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस की सुनवाई की जाती है तथा दिल्ली हाई कोर्ट के सस्पेंशन के ऑर्डर पे स्टे लगाया जाता है तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस विधायक को जेल में रहने की ही बात कही जाती है, अर्थात उसके सस्पेंशन के ऑर्डर को स्टे लगाया जाता है। इस छोटे से स्टोरी के पीछे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक यू, धन्यवाद।